हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सेक्शन 3 ऑफ भारतीय न्याय संहिता करने वाले हैं। अभी तक हमने सेक्शन 1 और 2 को कंप्लीट कर लिया है। हम भारतीय न्याय संहिता की एक प्लेलिस्ट भी बना चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाके उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। डेली हम जो भी पढ़ाएंगे भारतीय न्याय संहिता से रिलेटेड, हम उस प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया करेंगे। इसके अलावा हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम अभी तक कंप्लीट कर लिया है। उसमें टोटल 42 लेक्चर्स हमने करे हैं। उन 42 लेक्चर्स में हमने डायरेक्टली बैरेक्ट से कवर किया है और सारे लेक्चर्स ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स के हैं। तो आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं। अगर आपको साक्ष्य अधिनियम पढ़ना है, उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, हमारे चैनल पे मिल जाएगी। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देने वाली हूँ। अब हम सेक्शन 3 करने वाले हैं, दैट इज जनरल एक्सप्लेनेशन। तो जहां पर भी हम इस संहिता में कहीं पर कोई भी डेफिनेशन देख रहे हैं किसी ऑफेंस का, या कोई पेनल प्रोविजन देख रहे हैं, या कोई इलस्ट्रेशन देख रहे हैं, तो दैट विल बी सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब उपवाद होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे एक्सेप्शंस क्या हैं। तो उन सारे एक्सेप्शंस को ध्यान में रखकर हम कोई भी ऑफेंस पढ़ने वाले हैं, पेनल प्रोविजन या इलस्ट्रेशन पढ़ने वाले। मतलब हम इन जनरल एक्सेप्शंस को बार बार रिपीट नहीं करेंगे किसी भी सेक्शन में। अगर हम किसी ऑफेंस को डिफाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम थेफ्ट को डिफाइन कर रहे हैं और कहीं ये एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर 7 इयर्स से नीचे का कोई बच्चा अगर थेफ्ट करता है तो उस पर थेफ्ट के प्रोविजंस और उसकी पनिशमेंट नहीं अप्लाई होगी, तो ये बात हम हर बार रिपीट नहीं करने वाले हैं। इसलिए जनरल एक्सेप्शंस हमने अलग दे दिया है और उस एक्सेप्शंस को ध्यान में रख कर ही हमें पूरी भारतीय न्याय संहिता पढ़नी है। See what illustrations are saying. Illustration A is saying that sections in this Sanhita which contain definition of offences do not express that child under 7 years of age cannot commit such offense, but definitions are to be understood subject to general exceptions which provide that nothing shall be an offense which is done by a child under 7 years of age. सी, जो मैंने अभी इलस्ट्रेशन आपको बताया कि 7 साल के नीचे का बच्चा अगर कोई थेफ्ट करता है तो उस पर्सन को हम नहीं मानेंगे कि उस बच्चे ने थेफ्ट करा है, बिकॉज ये एक जनरल एक्सेप्शन है। तो हम जहां पर भी कोई ऑफेंस पढ़ने वाले हैं वहां पर हम बार बार अप्लाई नहीं करते चलेंगे कि हाँ 7 साल से कम का बच्चा अगर है तो वो नहीं कर सकता। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग में पाया गया है कि आप एक्सेप्शंस वाले चीजों को अपने ध्यान में रख कर ही पढ़ें आगे की जो भी टॉपिक पढ़ेंगे। Illustration B is saying that a पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर था, बिना किसी वारंट के उसने जेड को अप्रीहेंड किया, हु हैज कमिटेड द मर्डर। बिना वारंट के उसने जेड को पकड़ लिया जिसने मर्डर करा। हियर ए इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, ए गिल्टी तो नहीं है किसी भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब होता है किसी भी पर्सन को अगर हम चारों तरफ से उसे एक क्लोज्ड स्पेस में डाल दे रहे हैं या ऐसी जगह डाल दे रहे हैं जहां से वो पर्सन बाहर नहीं निकल सकता अपनी मर्जी से, दैट इज नोन एज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो अब अगर कोई पुलिस ऑफिसर बिना किसी वारंट के अगर एक पर्सन को अप्रीहेंड कर रहा है हु हैज कमिटेड मर्डर, तो सच पुलिस ऑफिसर विल नॉट बी गिल्टी, फॉर ही वाज बाउंड बाय लॉ टू अप्रीहेंड जेड, क्योंकि वो तो बाउंड बाय लॉ था ये करने के लिए। और देयरफॉर this will be falling under the general exception which provides that nothing is an offense which is done by a person who is bound by law to do it. Subsection 2 says that every expression which is explained in any part of this संहिता, कोई भी expression जो किसी भी पार्ट ऑफ दिस संहिता में अगर एक्सप्लेन की हुई है, एक्सप्रेस करी हुई है, तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग बार बार इस्तेमाल करने वाले हैं। When property is in the possession of person spouse, this is the third explanation. इसमें ये बात कही जा रही है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी पर्सन की वाइफ या हस्बैंड, स्पाउस जो होते हैं पार्टनर उनके हो गए, पार्टनर के, क्लर्क या किसी सर्वेंट के पोजीशन में, मतलब उनके पावर में है कि अब वो उस पर रह रहे हैं। अगर मान लो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी पर वो रह रहे हो या किसी भी तरह से उनके कंट्रोल में हो, या अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उनके पास वो प्रॉपर्टी हो। फॉर एग्जांपल अगर किसी बुक की बात हो रही है, गिटार की बात हो रही है, तो वो उस पर्सन के पास उस वक्त होनी चाहिए या उसके कंट्रोल में होनी चाहिए। तो अगर किसी भी पर्सन की कोई भी प्रॉपर्टी उसके स्पाउस, क्लर्क या सर्वेंट के पोजिशन में, तो ये मान लिया जाएगा कि दैट पर्सन के पोजिशन में ये प्रॉपर्टी है। Explanation is saying that a person employed temporarily on a particular occasion in the capacity, अगर किसी भी पर्सन को हम टेम्पररीली एम्प्लॉय कर रहे हैं, अगर हम उसे क्लर्क बना रहे हैं, सर्वेंट बना रहे हैं, तो उसे भी हम इस सब सेक्शन 3 में इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि वो टेम्पररी बेसिस पर भले था, उस वक्त हो सकता है उस पर्सन के पोजिशन में उसके जो मालिक हैं उसकी प्रॉपर्टी हो, तो मान लिया जाएगा कि वो उस
पर्सन जो मतलब जिसकी वो प्रॉपर्टी है उसके पोजीशन में, अगर उसके क्लर्क या सर्वेंट के पोजीशन में है तो भी। सबसेक्शन 4 इज सेइंग दैट इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता एक्सेप्ट वेयर कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स from the context words which refer to act done extends also to illegal omission। जहां पर भी जब तक कि कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन मतलब हम जो बात कह रहे हैं इसके विपरीत अगर कोई बात कहीं पर ना दी गई हो तो हम मान लेंगे ये बात कि एक्ट डन ऑल्सो एक्सटेंड्स टू इलीगल ओमिशन। अगर कहीं ये बात लिखी हुई है कि हमने कोई कार्य कर दिया जो कि इलीगल है तो उसमें ये भी शामिल हो जाएंगे हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो हमें करना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक लाइफ सेफ गार्ड है या लाइफ सर्वाइवर है, अगर हम उस पर्सन को जैसे अगर मान लो हम किसी जो स्विमिंग क्लासेस होते हैं या स्विमिंग पूल जहाँ पर होती है वहाँ हमें लाइफ गार्ड बनाया गया है और अगर कोई बच्चा वहाँ डूब रहा है और हम ओमिट कर देते हैं खुद को कि हम उस बच्चे को नहीं बचाएंगे तो ये हो गई इलीगल ओमिशन। ये एक्ट के साथ इंक्लूड हो जाएगी, मतलब हम ये बात कहेंगे कि जिस पर्सन ने उस बच्चे की जान नहीं बचाई वो इलीगल ओमिशन कर रहा है तो वो एक्ट कर रहा है। सबसेक्शन 5 इज सेइंग दैट व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट, कोई भी क्रिमिनल एक्ट अगर डन बाय सेवरल पर्सन का मतलब होता है मोर देन वन पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन, मतलब सामान्य आशय से अगर उस सेवरल पर्सन कुछ लोग मतलब दो या उससे ज्यादा लोग मिलकर अगर कोई भी ऐसा क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं तो वो सारे लोग लायबल हो जाएंगे उस एक्ट के लिए उस तरह से जैसे कि उन लोगों ने वो कार्य अकेले किया हो। Subsection 6 says that whenever an act which is criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge या intention, अगर कोई भी ऐसा एक्ट है उसे क्रिमिनल तब कहा जाएगा जब वो क्रिमिनल नॉलेज या इंटेंशन हमें हमें उस एक्ट की क्रिमिनल या तो हमें नॉलेज हो या इंटेंशन हो हमारी, अगर वो कई लोगों के द्वारा मतलब एक से ज्यादा लोगों के द्वारा, सेवरल पर्सन मतलब होता है दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा अगर किया जाता है तो सारे पर्सन जिन लोगों ने ज्वाइन किया उस एक्ट को उस नॉलेज या उस आशय के साथ तो उन्हें मान लिया जाएगा एज इफ दैट एक्ट वर डन बाय हिम अलोन, मान लिया जाएगा कि उस पर्सन ने अकेले ही उस कार्य को किया है विद दैट नॉलेज या इंटेंशन। सबसेक्शन 7 says that whenever causing of a certain effect के बारे में बात हो रही है कि कोई एक तरह का रिजल्ट आने वाला था और एन अटेम्प्ट टू कॉज दैट इफेक्ट या फिर अटेम्प्ट हो रहा है बाय एन एक्ट और बाय एन ओमिशन इज एन ऑफेंस and it is to be understood that causing of that effect partly by act and partly by an omission is the same offense। फॉर एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ जाएगा। सबसेक्शन 7 इट इज सेइंग दैट सपोज ए इंटेंशनली जेड की डेथ कराना चाहता था कि जेड की मृत्यु हो जाए और वो उसे फूड दे रहा है, सॉरी वो उसे मार रहा है, ही इज बीटिंग दैट पर्सन, अलॉन्ग विद दैट वो उसका खाना पानी भी रोक देता है। एक तो वो काम कर रहा है और दूसरा वो काम नहीं कर रहा है, मतलब वो फूड नहीं दे रहा है उसे और उसे मार भी रहा है। तो पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन अगर कोई एक ऑफेंस होता है तो वो सबसेक्शन 7 में फॉल करेगा। सबसेक्शन 8 इज सेइंग दैट व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल पर्सन, कई सारे लोगों ने मिलकर कोई ऑफेंस करा, हूएवर इंटेंशनली कोऑपरेट, तो जो पर्सन इंटेंशनली कोऑपरेट कर रहे हैं इन कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस बाय डूइंग एनी वन ऑफ दोज एक्ट्स, कई सारे एक्ट हो सकता है कि कई सारे एक्ट मिलकर एक ऑफेंस बन रहे हो तो कोई भी इंटेंशनली अगर उनमें से कोई भी एक काम कर रहा हो आइदर सिंगली या जॉइंटली विद अनदर पर्सन, वो अकेले कर रहा हो या किसी के साथ मिलकर कर रहा हो, मान लिया जाएगा कि उसने वो ऑफेंस करा है। इलस्ट्रेशन सेज दैट ए एंड बी एग्री टू मर्डर जेड, ठीक है, ए और बी ने एग्री करा जेड को मर्डर करने के लिए by severally and at different times giving him small doses of poison. A and B administers the poison according to the agreement with intended to murder Z. Z dies from the effect the several doses of poison so administered to him. कई सारे several doses से दिए गए उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो here A and B intentionally cooperates, A और B दोनों की आशय थी यहाँ पे और उन्होंने साथ मिलकर ये काम करा है कि हम इस एक्ट के थ्रू उसका मर्डर कर सकते हैं। तो ये मान लिया जाएगा as if each of them an act by which death is caused, they both are guilty of the offense though their acts are separate, भले उनकी एक्ट अलग अलग थी लेकिन मान लिया जाएगा कि उन दोनों ने ये क्राइम करा है।
Illustration B says that A and B are joint jailers, ठीक है, and as such have the charge of Z. अब उन दोनों के पास Z की चार्ज थी. A prisoner, Z एक prisoner है, वो जेल में अपनी सजा काट रहा है. Alternatively for 6 hours at a time. अब 6 घंटे वो A के प्रोटेक्शन में रहता था, 6 घंटे वो B के प्रोटेक्शन में रहता था. A and B दोनों ने मिलकर ये आशय बनाया, नहीं, दोनों Z की डेथ कॉज करना चाहते थे. Knowingly cooperate in causing that effect by illegally omitting each during the time of his attendance to furnish Z with food supplied to them for that purpose. Z dies of hunger. Both A and B are guilty of the murder of Z. See, ये illustration बहुत ही easy है. इसमें ये बात कही गई A और B दो जेलर रहते हैं, उन्हें मिलकर Z की चार्ज मिलती है. Z उनका प्रिजनर रहता है और दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि आप जब A की बारी आएगी, जब A के ध्यान में Z रहेगा तो A उसे फूड ना दे, और जब B की बारी आएगी तो B उसे फूड ना दे. मतलब सुबह दोपहर शाम कभी उसे फूड ही ना दिया जाए. दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया. और अगर Z की डेथ हो जाती है तो यहाँ A और B दोनों लायबल हो जाएंगे. इवन इफ दोनों का एक्ट सेपरेट था, दोनों ने साथ में मिलकर कुछ नहीं करा, लेकिन स्टिल दोनों ने एक हिसाब से साथ ही में ये काम करा है क्योंकि उन लोगों का सेम इंटेंशन था. अब illustration C says that a jailer has a charge of Z a prisoner. A intending to cause Z. यहाँ पर सिर्फ एक जेलर की बात हो रही है जिसके पास Z की चार्ज थी. A चाहता था कि Z की डेथ हो जाए और उसने इलीगली रोक दिया Z को फूड देने से, जिस वजह से Z बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था और वो एकदम भूखमरी के अवस्था में था, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था कि जिससे उसकी डेथ हो जाती. A को फिर जॉब से निकाल दिया गया. बी उसके बाद नया जेलर आता है. बी भी ये चाहता था कि उसकी डेथ हो जाए, लेकिन वो बिना किसी प्लानिंग के ए के साथ बिना मिले वो अकेले ही ये काम करता है कि वो जेड को खाना देना बंद कर देता है, जिस वजह से जेड बहुत ही वीक पड़ जाता है और जेड मर जाता है भूख के कारण. तो बी को हम मर्डर की सजा देंगे, लेकिन ए बी के साथ तो मिलकर नहीं कुछ कर रहा था, इसीलिए ए को हम सिर्फ अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर की सजा देंगे. ठीक है. सबसेक्शन 9 सेज दैट वेयर सेवरल पर्सन्स, जहां पर दो या उससे ज्यादा लोग मिलकर engaged और concerned in commission of a criminal act, they may be guilty of different offenses by means of that act. कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग मिलकर कोई क्राइम करते हैं लेकिन उन्हें डिफरेंट ऑफेंसेस की सजा मिल सकती है. अब वैसे सिचुएशन कब है? इलस्ट्रेशन देखिए. इलस्ट्रेशन सेज दैट ए अटैक्स जेड, ए ने जेड पर हमला किया. इस सर्कमस्टांस में of grave provocation that his killing of Z would only be culpable homicide. उसने grave provocation में आकर किया था. उसे Z से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया किसी बात को लेके और वो उसे मारने चला गया. लेकिन ये मर्डर नहीं होता, ये तो कल्पेबल होमिसाइड हो जाता बिकॉज ये मर्डर के एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है. बी हैविंग इल विल टुवर्ड्स जेड. अब बी को पसंद नहीं था जेड जरा भी. ठीक है. एंड इंटेंडिंग टू किल हिम, और वो चाहता था कि जेड की मृत्यु हो जाए. एंड नॉट हैविंग बीन सब्जेक्ट टू द प्रोवोकेशन, और उस पर तो कोई प्रोवोकेशन नहीं, उससे तो किसी तरह से नहीं उकसाया गया था. असिस्ट ए इन किलिंग जेड, वो ए को असिस्ट करता है, ए की हेल्प कर रहा है जेड को मारने के लिए. हियर दो ए एंड बी बोथ आर एंगेज्ड इन कॉजिंग जेड डेथ. यहाँ पर ए और बी दोनों ने मिलकर जेड को मारा, पर बी वो गिल्टी हो जाएगा मर्डर के लिए और ए को सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड की सजा मिलेगी, क्योंकि ए जो था वो तो सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में आके उसने मर्डर किया और बी अपनी इलविल निकाल रहा था. तो दिस इज सेक्शन 3. हमारा सेक्शन 3 कंप्लीट होता है. अब हम थोड़ा फास्ट करने वाले हैं, हम लोग सारे सेक्शंस कंप्लीट करने वाले हैं जल्दी जल्दी, तो हम कल सेक्शन 4 से स्टार्ट करने वाले हैं. थैंक यू.